वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्पल। आज आपके बिजनेस स्टडीज के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम है। ठीक है, हम चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 आज पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 क्यों? बिकॉज ये चैप्टर बहुत लेंदी था। अगर मैं इतना ही ज्यादा शॉर्टली कर देती तो आपको समझ में ही क्या आता, राइट? तो आज हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किन्होंने दिए हैं? हेनरी फेयोल ने। ये जो शख्सियत आप देख रहे हैं, पर्सनैलिटी, ये थे हेनरी फेयोल, और इन्होंने ही कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए हैं मैनेजमेंट को। वो क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम देखते हैं। फेयोल्स प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया है उनका नाम है हेनरी फेयोल, तो इसलिए प्रिंसिपल्स का नाम हो गया फेयोल्स प्रिंसिपल। टेलर की टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स किसके? फेयोल के। Fayol's theory deal with organization of production in the context of a competitive enterprise that has to control its production cost. Fayol की थ्योरी किस बात से डील करती है कि ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो किस वे में होता है? कंपटीशन होता है ना उसमें, तो उनको क्या करना है? कंपटीशन के साथ भी चलना है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन भी करना है और उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। ठीक है, Fayol was the first to identify 4 functions of management planning. Fayol जो थे, वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि प्लानिंग के मेन 4 फंक्शंस होते हैं। क्या थे वो? प्लानिंग, पहला फंक्शन उन्होंने क्या रियलाइज किया, आइडेंटिफाई किया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अकॉर्डिंग टू फेयोल उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि मैनेजमेंट की 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, और वो कौन कौन है? अकॉर्डिंग टू फेयोल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, और मिस्टर फेयोल को, हेनरी फेयोल को किस नाम से अब तक जाना जाता है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ टेलर, टेलर को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं इनके प्रिंसिपल्स की तरफ कि कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो इन्होंने बताए हैं। पहला हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारे, जो हम आगे 14 करने वाले, पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। ये 14 प्रिंसिपल जो हैं वो फेयोल ने हमें दिए हैं। कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला अब हम करने वाले, और ध्यान से सुनना, 14 सुनने में ज्यादा लग रहे हैं ना, एक एक कंसेप्ट याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। पहला हमारे पास है डिवीजन ऑफ वर्क। काम को कैसे बांटना है? देखो, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स। काम जो है उसको छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड किया जाता है, और डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। और अगर काम को डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आएगी। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, एचआर डिपार्टमेंट को एचआर डिपार्टमेंट का काम मिला, सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट का काम मिला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उनका काम मिला, काम डिवाइड हो गए। जो सॉफ्टवेयर काम था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वाला, वो काम अलग मिला। तो जिन पर्सन्स को अपने अपने जॉब्स मिले वो अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे ना, अगर करेंगे तो क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इट इंटेंट इज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर बेटर वर्क फॉर सेम एफर्ट। इनका मेन इंटेंशन क्या होता है? सबको काम बांट देना, और काम बांटने के साथ एक ही पर्सन अगर वही काम रिपीट करता जाता है तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है उस काम को करने में। ठीक है, और उससे क्या होगा? काम जो है एक ही तरीके से, सेम एफर्ट से बेटर वर्क हो सकता है। और स्पेशलाइजेशन जो है ना, वो मोस्ट एफिशिएंट तरीका है ह्यूमन एफर्ट का। हम इंसानों की जो कोशिश होती है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्पेशलाइजेशन। आप जितनी कोशिश करते जाते हो ना काम को करने की, आपका स्पेशलाइजेशन उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है, आप पहली बार कहीं पे जॉब करने जाते हो तो आप फ्रेशर होते हो, आपको चीजों का इतना नॉलेज नहीं होता। वही काम आप 2 साल कर रहे हो तो थोड़ा और आइडिया होता है, 4 साल करते हो तो थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, 5, 7, 10, 15 साल तक काम करते हैं, हम उसी काम के करने में क्या हो जाते हैं? स्पेशलिस्ट हो जाते हैं।
तो क्या होता है, अगर किसी को सेम एफर्ट से एक तरीके का काम अगर करते दिया जाना चाहिए ना, तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और इससे क्या होती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ती है काम में। क्लियर हो गया? तो डिवीजन ऑफ वर्क का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ये किसने आइडेंटिफाई किया, मिस्टर फ्योल ने। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट इन कंपनी, सेवरल डिपार्टमेंट लाइक फिनांस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड पर्सन। ये चीजें मैंने आपको बता दी। एचआर डिपार्टमेंट के काम को उनका काम दोगे तो इनका अपना स्पेशलाइजेशन होगा एचआर में, सेल्स वालों का काम सेल्स में स्पेशलाइजेशन होगा, प्रोडक्शन वालों का प्रोडक्शन वाले में स्पेशलाइजेशन होगा, सॉफ्टवेयर वालों का सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड क्या प्रिंसिपल है हमारे पास, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है बच्चे यहां पे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस अथॉरिटी किसी को ड्यूटी देनी, ऑर्डर देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस उस ऑर्डर को फॉलो करना। ठीक है, दूसरा हमें क्या मिला है यहां पे, अथॉरिटी। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूं, अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है इट इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। जब किसी के पास पूरी ड्यूटी हो किसी को ऑर्डर देने की, उसे कहते हैं अथॉरिटी। एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, और क्या है कि अगर आप किसी को ऑर्डर देते हो तो आप क्या चाहते हैं कि वो बदले में आपका वो काम करे, वो बात माने, ऑर्डर माने। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबीडियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। जैसे कि टीचर हैं, आपकी क्लास की टीचर हैं, वो आपको ऑर्डर देती है, उनके पास अथॉरिटी है, ये राइट है कि वो आपको ऑर्डर दे कि बच्चों आपका ये होमवर्क है, आपको ये करके आना है, ये ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब टीचर क्या चाहेगा, दो चीज, ओबीडियंस कि आप उनकी बात मानो, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो काम वो आपको दे रही है वो काम आप करके आओगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होगे। ठीक है, तो क्या है, मैं टीचर हूं, मैंने आपको होमवर्क दिया कि कल मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का टेस्ट है। ठीक है, दिस इज माई ऑर्डर, व्हाट्स योर ड्यूटी कि आपको मेरी ऑर्डर्स को ओबे करना होगा। अब आपकी क्या ड्यूटी है, एम्प्लॉयज की क्या ड्यूटी है, ओबे करोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मतलब मैनेजर ऑर्डर देता है कि ये काम करना है, एम्प्लॉयज का काम है उस बात को मानना और रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, और अथॉरिटी इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अथॉरिटी फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। अच्छा, फॉर्मल क्या है, फॉर्मल है जब कोई भी बात, कोई एक्स्ट्रा टॉक्स को छोड़ के सिर्फ काम की बात हो, फैक्चुअल बात हो, ऑफिशियल बातें हो, वो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो और इनफॉर्मल वो होती हैं जहां पे आप एक्स्ट्रा बातें, अपने रिलेशनशिप, ये वो बात, फ्रेंडशिप, हंसी मजाक सब कुछ करते हो, जिसमें इनफॉर्मल टॉक्स भी आ जाती हैं, वो होती हैं इनफॉर्मल। तो क्या है, अथॉरिटी जो है वो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। ये बैलेंस बनाता है ए और आर में, मतलब अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बना के रखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब बस इतना समझो कि मैं मैनेजर हूं, मेरे पास राइट है आपको ऑर्डर देने का, और आप एम्प्लॉयज हो, आपको मेरे ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और अगर आप वो काम को सही से करते हो तो भी, और नहीं करते हो तो भी आप ही मुझे अकाउंटेबल होगे। अकाउंटेबल मतलब इसका जवाब मुझे आप ही दोगे, क्योंकि काम मैंने आपको दिया है। समझ में आया? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों अलग चीजें हैं, टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सेकंड वाला? चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पे। थर्ड है हमारे पास डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, इट इज द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फैक्ट्री, सबके कुछ रूल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप उन रूल्स को फॉलो करते हो, ठीक है, तो वो होता है डिसिप्लिन। ठीक है, हर एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि फ्योल के हिसाब से डिसिप्लिन में क्या होता है, अगर गुड सुपीरियर के पास अच्छा डिसिप्लिन है, लेवल अच्छा होगा, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे मैं हूं आपकी सुपीरियर, आपकी सीनियर, आप मेरे यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स हो, मेरे जूनियर्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो ऑर्डर देती हूँ, आप एक डिसिप्लिन तरीके से काम करते हो, आप प्रॉपर तरीके से काम करते हो, तो मेरी और आपकी, मतलब सुपीरियर की और सबॉर्डिनेट की डीलिंग भी अच्छी होगी, बातें अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन नहीं हो, कम्युनिकेशन यहाँ पे गैप नहीं होगा, कोई तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन है।
अब एक स्कूल में आप जा रहे हो, वहां पे किसी और स्कूल के भी बच्चे आए हैं। अब नोटिस किया जाता है जो ए स्कूल है, वो ए जो स्कूल है वहां के बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन है, बहुत शोर शराबा, उससे क्या होती है ना कुछ समझ पाते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मेंटली हैरासमेंट होता है, हेक्टिक होता है, सिर दर्द होता है, बहुत सारी चीजें। वही बी पार्ट के स्कूल को आप देखते हो तो वो बहुत डिसिप्लिन है, बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो उनको समझाने में पढ़ाने में अच्छा लगता है, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर डिसिप्लिन जो है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन डिमांड करता है, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो फ्योल ने और क्या रियलाइज किया? डिसिप्लिन। पहला क्या रियलाइज किया? डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को बांटोगे तो स्पेशलाइजेशन आएगी। दूसरा क्या था? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। तीसरा क्या था? डिसिप्लिन, सारा का सारा काम जो है डिसिप्लिन तरीके से होना चाहिए, तभी माहौल अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड हमारे पास क्या आता है कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय। अगर आपके क्लास में, आप 9th क्लास के हो या 10th क्लास में हो, तो एक ही क्लास टीचर होते हैं ना? कभी सुना है 2 या 4 क्लास टीचर एक ही क्लास के हो? नहीं ना। आपका मानो एक क्लास है और आपके क्लास इंचार्ज भी एक होंगे। मानो आपके 9th तो बहुत सारे सेक्शन भी हो, सेक्शन ए के जो इंचार्ज होंगे वो सेक्शन बी के इंचार्ज नहीं ना होंगे। सेक्शन ए के इंचार्ज तो एक ही होंगे, क्लास टीचर। क्यों? क्योंकि क्लास टीचर जो भी बात कहेंगे वो आप सारे स्टूडेंट्स को सुनना है, ठीक है। अगर क्लास 9 के सेक्शन ए के 4 क्लास टीचर हो जाए, प्रॉब्लम वहां होगी। क्यों? क्लास टीचर, अब ए क्लास टीचर क्या बोलेंगे और बी क्या बोलेंगे और सी क्या बोलेंगे, मैं बताती हूं। अब ए है, वो बच्चों को बोल रहे हैं सब बच्चे जो है लंच ब्रेक में रुक जाना, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपसे डिस्कस करना है, आप ग्राउंड में मत जाना, ठीक है। बी जो क्लास टीचर है वो कहते हैं लंच ब्रेक में मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ग्राउंड में करवाऊंगा। अब सी जो क्लास टीचर है वही उन बच्चों को बोल रहे हैं कि लंच ब्रेक में आप लोग बस अपना मस्ती से लंच करना। अब जो डी क्लास टीचर हैं वो बच्चों को कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देने वाला हूं, ठीक है। अब ये बताओ डिफिकल्ट किसके लिए हो रहा है? बच्चों के लिए हो रहा है ना। उनको ये हो जाएगा कि हम किनकी बात सुने, ये क्लास टीचर की सुने, इनकी सुने, इनकी सुने, इनकी सुने, और चारों क्या एक ही क्लास के इंचार्ज हैं। तो क्या वहां पे प्रॉब्लम अराइज होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर बच्चे ए की बात मानते हैं तो बी नाराज हो जाएगा, बी की मानते हो तो ये तीनों नाराज होंगे, सी की बात मानते तो ये बाकी तीनों डिसअपॉइंट होंगे, और डी की बात मानते तो ए बी सी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ तो प्रॉब्लम्स होगी, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें करना क्या है, किसकी बात सुने। होता है ना ये। सिमिलरली एक फैक्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी वही चीज है। अगर इंप्लॉयज काम कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड जो है, बॉस जो है, वो एक ही होने चाहिए। अगर 3 बॉस हो गए तो एक बॉस कहेंगे आज आपको 50 यूनिट्स बनाने हैं, दूसरा कहेगा 20 बनाने, तीसरा कहेंगे 100 बना के ही जाना है। किसकी सुनोगे भाई? कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, हर एक एम्प्लॉय का नहीं, एक एक एम्प्लॉय के एक बॉस नहीं होते, पूरे एम्प्लॉयज के मतलब एक डिपार्टमेंट के एक बॉस होने चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पे एम्प्लॉयज को भी बात सुनने समझने में दिक्कत ना आए और इनको भी अपनी बात मनवाने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसके लिए हमेशा याद रखना है क्या होना चाहिए, दिस थिंग। नजर आ रहा है आपको? ये होना चाहिए, मतलब यही है जो सिंगल क्या है वहां पे, ये बॉस है, ठीक है। ये सभी जो भी इंप्लॉयज हैं, यहाँ पे इंप्लॉयज हैं जिस सारे, ये बी है, सी डी ई, ये सो मैनी, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इन सब को डायरेक्शन देने वाले कौन है? एक सिंगल बॉस है जो डायरेक्शंस दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो ये सारे इंप्लॉयज इनकी बात सुनेंगे ना, और वहीं पे यहाँ पे एक और आ जाते 2 3 4, और ये सब फिर किस किस की सुनते। तो यहां पर क्या होना चाहिए, बॉस एक होना चाहिए, वो जो कहें वो सारे इंप्लॉयज को मानना पड़ेगा, मानना है भी, बिकॉज दे आर सुपीरियर एंड यू आर सबॉर्डिनेट, और आप जूनियर हो तो आपको तो बात माननी पड़ेगी, राइट। तो ये हमारे पास है यूनिटी ऑफ कमांड। अब क्लियर हो गया यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, जहां पे देयर शुड बी ओनली वन एंड वन बॉस, ठीक है, सिर्फ एक बॉस होना चाहिए इंप्लॉयज के लिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब हमारे पास 5th नंबर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
all the rules, all the units of organization, all the units of organization should be moving towards same objectives, should be moving towards same objectives through coordinated and focused efforts. अब मैंने आपको बताया है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, कोई एचआर डिपार्टमेंट में है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, एंड सो ऑन, कोई गेट गार्ड है, वॉचमैन है, स्टाफ मेंबर्स है, एम्प्लॉयज हैं, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन काम अलग तो हैं। ये सारे जो यूनिट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनका मेन मोटिव क्या है? मूविंग टुवर्ड सेम ऑब्जेक्टिव्स, सेम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ध्यान देना है। क्या देना है? सेम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ध्यान देना है थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। पूरा फोकस करके एफर्ट से, कोऑर्डिनेट मतलब मिलकर काम करना है, पूरे एफर्ट्स लगाने हैं। सारे यूनिट्स, कोई भी यूनिट हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, काम क्या करेंगे? सेम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। यह है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये एक जगह है, ये और सभी ये ऑब्जेक्टिव है, सभी कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन सबका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एक ही तरफ होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सबका एक ही तरफ होना चाहिए। वो क्या है? गोल्स। समझ में आ गया? अलग अलग यूनिट के भी आप हो, लेकिन आपको काम एक डायरेक्शन में करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। इजी है ये बच्चों, सच में बहुत इजी है। आप इसको ना अपनी स्कूल वाली लाइफ से मैं हमेशा एग्जांपल क्यों देती हूँ? ताकि आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास एग्जांपल आएगा और इससे आप रिलेट करोगे तो वर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है और हमें समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया? यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन। कमांड एक ही बॉस हो कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। डायरेक्शन सबका एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा होना चाहिए, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। नेक्स्ट है हमारे पास सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एट जनरल इंटरेस्ट। ये क्या है कि यहां पे क्या करना है कि जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना, मतलब हर पर्सन का अलग अलग इंटरेस्ट है, ठीक है, दिस इज नॉट सबऑर्डिनेशन, दिस इज कोऑर्डिनेशन। व्हाट इट इज? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एट जनरल इंटरेस्ट। मतलब एम्प्लॉयज बताया मैंने आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज है, सबका नेचर, बिहेवियर, स्किल, कैपेसिटी, स्टैमिना, इंटेलिजेंस सब कुछ अलग है, ठीक है। काम करने का तरीका अलग है, कोई एफिशिएंट है, कोई इफेक्टिव है, कोई क्रिएटिव है, कोई इनोवेटिव है, ठीक है, कोई ज्यादा वीक है, कोई नेग्लिजेंस है, कोई लेजी है, कोई एक्टिव है। हर तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं ना। आप ही के स्कूल में, आपके क्लास में बच्चे अलग अलग तरीके से है। कोई बहुत एक्टिव है, कोई सब चीजों में पार्टिसिपेट करता है, कोई किसी में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, कोई सबसे बातें करता है, कोई किसी से नहीं बोलता, कोई लिमिटेड रहते, कोई फ्रैंक रहते, कोई बहुत शांत होते, कोई बहुत शरारती होते, कोई इंटेलिजेंट होते, कोई एवरेज होते हैं। यही होता है ना स्कूल्स में भी। तो हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है। इंडिविजुअल सब अलग अलग होते हैं, सबका अपना इंटरेस्ट, सबकी अपनी सोच, सबका अपना विचार होता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है? इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को क्या बनाना है? जनरल इंटरेस्ट बनाना है। मतलब सब अपना कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में वो जनरल इंटरेस्ट बना के काम करेंगे। यहाँ पे किसी की ये सोच नहीं होनी चाहिए मुझे, मेरे को सैलरी कम मिल रही है, मुझे ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है। आपका कोई भी इशू हो, लेकिन जब वो जनरल इंटरेस्ट बनता है ना, तो वो कोऑर्डिनेशन होता है। कहीं पर किसी एक पर्सन का वोट हो, वो नहीं जीतता है। जहां पे मेजॉरिटी होती है वो जीतता है, होता है ना। सपोज अगर बीजेपी के पास 20 वोट्स हैं और कांग्रेस के पास 40 वोट्स हैं, इसको अब ये नहीं है कि मैं सपोर्ट कर रही हूं, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। चाहे बीजेपी के पास ही 40 वोट्स और कांग्रेस के पास 20 वोट्स है, इसमें जीतेगा कौन? वो जीतेगा जिसके पास मेजॉरिटी है, वो जीतेगा जिसके पास मेजॉरिटी, जिसके पास ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहां पर क्या है, इंडिविजुअल की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन जनरल इंटरेस्ट बनाओगे ना, मानो किसी इंडिविजुअल को सैलरी से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक की बात नहीं सुनेंगे। एक अगर स्ट्राइक पे भी बैठ जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन वही अगर 100 एम्प्लॉयज वहां पे आ जाते ना कि हम सबको वेजेस का इशू है, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे तो कंपनी का काम रुक जाएगा। ऐसे में कंपनी क्या करेगी? उनकी बात को सुनेगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब इसकी लाइन को पढ़ते हैं। एवरी वर्कर हैज सेम इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हर वर्कर का अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। इंडिविजुअल मतलब अपना अपना पर्सनल, ठीक है, फॉर वर्किंग इन अ कंपनी।
बट द कंपनी हैज गॉट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पे किसी वर्कर के इंटरेस्ट से काम नहीं चलने वाला है। कंपनी आपको पैसे दे रही है आपके इंटरेस्ट के लिए नहीं, उनका आप क्या काम कर रहे हो। तो कंपनी का अपना ऑब्जेक्टिव है, तो अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के एक जनरल इंटरेस्ट क्या बनाना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना, उनको अचीव करना। क्लियर हो गया। एग्जांपल देती हूं, कंपनी वुड वांट टू गेट मैक्सिमम, ये मैक्स है ना, पॉइंट लिखा मतलब मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि उनके पास जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हो वो मैक्सिमम आउटपुट दे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करें। ऑन द अदर हैंड एन एम्प्लॉय में वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी, और दूसरी साइड एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, ठीक है, और काम भी कम करते हैं, कम काम करते हैं और सैलरी भी ज्यादा चाहिए। इन दिस सिचुएशन, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी चाहती है कि हमें काम ज्यादा मिले और एम्प्लॉय चाहते हैं हमें सैलरी ज्यादा मिले। तो इस सिचुएशन में क्या है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंटरेस्ट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट यहाँ पे मायने नहीं रखता है देन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे लार्जर वर्कर्स का इंटरेस्ट मायने रखता है। अगर एक पर्सन बोले कि मुझे सैलरी बढ़ा दो तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, वो कंपनी छोड़ भी देगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्कर्स वहां पे कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, इश्यूज है सैलरी को लेके या वेजेस को लेके, वर्किंग कंडीशन या कोई भी बात, तो उनकी बातों को वैल्यू दी जाएगी क्योंकि उन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर हो गया। अब इजी है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। 7th पॉइंट है हमारे पास, रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज का रिमनरेशन देखो, ओवरऑल जो भी पेमेंट होता है, जो भी कंपनसेशन होता है एम्प्लॉयज का, पहली बात वो हमेशा क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब एम्प्लॉयज के साथ भी कहीं पर अन्याय ना हो और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। ये ना अब ऑर्गेनाइजेशन सबको इतनी सैलरी देने लग गई कि खुद ही लॉस में जा रही है। मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल म्यूचुअल होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान ना हो और एम्प्लॉयज का भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है। दे शुड बी पेड फेयर वेजेस। जितना वो काम कर रहे हैं उनको सही वेज, जितना काम के लायक उनको डिजर्विंग वेजेस मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, क्या एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स का जो पे है वो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम होना चाहिए। टेलर की टेक्निक थी ना ये, कि जो एफिशिएंटली काम कर रहा है उसके लिए अलग होना चाहिए, इनएफिशिएंटली के लिए अलग होना चाहिए। हमने लास्ट पॉइंट इसी में किया था ना, टेलर की टेक्निक में। तो यहां पर भी है कि वेजेस फेयर मिलने चाहिए, सही मिलने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो वर्कर्स है और मैनेजमेंट है उनके बीच में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और वो काम भी क्या करेंगे, स्मूथली काम करने लगेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जब भी डिसीजन मेकिंग का जो अथॉरिटी होता है उस पे ध्यान दिया जाए उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। whereas its dispersal among more than one person is known as decentralization। मेरे पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन। जब मैं वो अथॉरिटी अलग अलग लोगों में वो ड्यूटी बांट देती हूं कि इस काम को आप संभालोगे, इसको आप संभालोगे, इसका ऑर्डर आप दोगे, तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्पर्सल मतलब बांट देना। एग्जाम्पल पे आए, according to Fayol, there is a need to balance subordinate involvement through decentralization। Decentralization से क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट है ना उनको बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। मानो 5000 एम्प्लॉयज हैं, 1000 को संभालने के लिए एक को ड्यूटी दे दी, 1000 को संभालने के लिए एक को ड्यूटी दे दी, तो ड्यूटीज क्या बांट दी। और पहले मैं डायरेक्टर थी, मेरे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने जब उसको बांट दिया तो वो डिसेंट्रलाइजेशन, जब वो सारी ड्यूटी मेरे हाथ में तो वो सेंट्रलाइजेशन। क्लियर। एक के हाथ में सेंट्रलाइजेशन, बहुतों के हाथ में डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर, शॉर्टकट में समझ जाओ, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बात याद रखना, डिसेंट्रलाइजेशन जो है छोटी मोटी कंपनीज में नहीं होता है, वहां इतने एम्प्लॉयज ही नहीं होते हैं ना, उनका उतना लेवल होता है। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारा काम होता है, तो ड्यूटीज को बांटना पड़ता है। तो लार्ज स्केल में ही क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। चलिए मूव करें नेक्स्ट पे, स्केलर चेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्केल की तरह है,
कैसी है, स्केल की तरह है, मतलब इसमें सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट तक सब होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा बनाती हूँ। ए जो है आपके सुपीरियर है, ठीक है, इनके अंडर काम करने वाले हैं बी सी डी ई, फिर और इधर है एफ जी एच आई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ए हमारे पास क्या है, सबसे हेड पे है, सुपीरियर है, उनसे लोअर बी है और इधर एफ है। अब ये बोलोगे ये अब इक्वल कैसे, तो ये दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के सामने है। फिर इनसे छोटे वाले लेवल के कौन आ जाएंगे, सी, इनसे छोटे वाले लेवल के आ जाएंगे जी, इन दोनों का सेम लेवल है। फिर सी से भी छोटे लेवल के आ जाएंगे डी और इनसे छोटे लेवल आ जाएंगे एच, ये दोनों सेम लेवल है। फिर डी से स्मॉल लेवल ई और एच से स्मॉल लेवल आई, ये क्या आ जाएंगे, सेम लेवल पे। समझ में इतना आया पहले, तो मतलब यहाँ पे ये है, ये स्केलर चेन है। और स्केलर चेन कैसा काम करता है, फॉर्मल, मतलब अगर किसी को, किसी ये लोअर पे है, सबसे बॉटम लेवल पे काम करता है एम्प्लॉय, अगर इसे ए से बात करनी है, सबसे सुपीरियर पर्सन से बात करनी है, तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकता है, नो इट्स रॉन्ग। ये पहले अपनी इंफॉर्मेशन डी तक देगा, फिर डी अपने ऊपर वाले को देंगे, फिर सी अपने ऊपर वाले को देंगे, तब जाके ए तक बात पहुंचेगी। समझ में आया, ये है स्केलर चेन। इसमें क्या है, चेन ऑफ अथॉरिटी है, जो कि टॉप से बॉटम तक आती है, या यहां से कोई प्रॉब्लम जाती है तो बॉटम से टॉप तक जाती है, लेकिन बीच में जिगजैग नहीं कर सकते। हाँ, अगर ई को एच से बात, जैसे बी को एल से बात करनी है, तो उसको यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्लियर हुआ, दे आर वर्किंग एट सेम लेवल, तो एक दूसरे से इनकी बात हो सकती है, लेकिन अगर ऊपर जाना है तो ऊपर के लेवल से एक एक करके चेन के थ्रू बात करनी पड़ेगी। दैट्स वाई इसको कहते हैं स्केलर चेन, एक स्केल की तरह। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब सीधा 1 से 10 नहीं जा सकते हो। क्लियर हो गया, आगे आ जाए, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर। 10th क्या फेयोल ने प्रिंसिपल दिया है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक होता है ऑर्डर देना, दूसरा होता है ऑर्डर में मतलब सलीके से, तरीके से रखना। क्या है, अकॉर्डिंग टू फेयोल पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस। फेयोल के हिसाब से क्या है कि लोग और चीजें, मटेरियल, वो अपनी सही जगह पे होने चाहिए, सही टाइम पे वो मिल जाए, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। कहने का मतलब ये भी कह सकते हो, कोई चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, वो चीज क्या होनी चाहिए, ऑर्डरलीनेस होना चाहिए। देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन बिजनेस और फैक्ट्री। अगर कोई चीज ऑर्डर में चल रही हो, सही सिंक्रोनाइज चल रही है, तो कोई भी फैक्ट्री या बिजनेस में हिंड्रेंस या प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जैसे एग्जांपल देखो, आपके घर में आपको पता है कि किचन आइटम्स किचन में होते हैं, ठीक है, लेकिन सपोज आप कॉफी ले गए अपने रूम में और शुगर चाहिए आपको, आप किचन में जाके शुगर ले आता, आपको पता है किचन में शुगर ले आता, तो यहाँ पे रूम में, और वहां फिर वापस किचन में आपने नहीं रखा, आपके रूम में है। अब आपकी मदर जा रही है चाय बनाने के लिए, अब शी इज फाइंडिंग शुगर, शुगर वहां मिल नहीं रहा है, वो वहीं पे क्यों फाइंड कर रही है, क्योंकि वो शुगर की जगह किचन में उस रैक पर थी। आप ले कहाँ गए, रूम में, क्या रूम उसका सही ऑर्डर था, सही जगह थी, नहीं। लेकिन अगर आप उसको वापस जाके किचन में उसी जगह पे रख दोगे तो मदर को ढूंढने में परेशानी होगी, नहीं। तो जब आप किचन से शुगर उठा के रूम में ले गए हो अपने बेडरूम में, तो मदर के लिए चीनी ढूंढना, शुगर ढूंढना क्या हो गया, एक हिंड्रेंस हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया। वो कहाँ ढूंढेंगी, चीज तो किचन में रहती, कहाँ चली गई, ठीक है। लेकिन वही आप शुगर जाके वापस उस जगह पे रखाते हो, तो वो काम वैसे ही होगा। जैसे एक शॉप पे देखोगे, एक पूरे रेक पे पूरा का पूरा सोप होता है, एक पे पूरे सर्फ होते हैं, एक पे शैम्पू होता है। अगर शैम्पू वालों में आप सर्फ डाल दोगे तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है ना। मतलब जो चीजों का जो जगह सेट है ना, वो उसी जगह पे होनी चाहिए, उसी ऑर्डर में होना चाहिए, हौच पौच नहीं होना चाहिए। आप घर पे जाते हो सब कुछ मैसअप कर देते हो, कहीं की चीजें कहीं है, कहीं की चीजें कहीं है। मतलब चीज हो चाहे इंसान हो, वो सही जगह पर हो। चीज मतलब सही जगह पे, इंसान मतलब जो जॉब, जो पोस्ट जो वो डिजर्व करते हैं, वो उस जगह पर हो, तो ही काम अच्छे से होगा, वरना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी।
अब इंसान के मामले में मैं समझा देती हूँ। अगर किसी को सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो अगर आप उसको लेके जाते हो एचआर वाले डिपार्टमेंट में काम करवाने तो प्रॉब्लम ही आएगी, क्योंकि वो उस जगह को डिजर्व ही नहीं करता है। क्योंकि वो किस जगह को डिजर्व करता है, कहाँ उसकी जगह है, ऑर्डर कहाँ है उसका, सॉफ्टवेयर वाली जगह में। क्लियर हुआ, ये है ऑर्डर। अब हम आते हैं इक्विटी की तरफ। इक्विटी का मतलब हमारे पास यहां पे क्या है, good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible। देखिए, हर एक मैनेजर के अंदर एक ऐसा सेंस और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो देखे कि एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। एम्प्लॉयड को जितना हो सके इक्वली ट्रीट कीजिए, ठीक है। एंड दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड वर्कर। और जब भी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जाता है तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो मैनेजर है वो अपने वर्कर्स को लेके बहुत काइंड है, बहुत ही जस्टिफिएबल चीजें करते हैं, मतलब न्याय करते हैं। वहां पर कहीं पर भी कोई भेदभाव, ये नहीं उसका ये कास्ट है उसको इतनी सैलरी मिलेगी, उसका लो कास्ट है उसको इतनी सैलरी मिलेगी, ये सब नहीं होना चाहिए। सबको जब इक्वल आप ट्रीट करोगे ना तो उनके तरफ से भी इक्वल रिस्पॉन्स आता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, माहौल अच्छा रहता है, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में अच्छा फील होता है। क्लियर हो गया, ये आता है हमारे पास इक्विटी का पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल यहाँ पे लेबर्स या इंप्लॉइज को कहा गया है। क्या है यहाँ पे, वंस सिलेक्टेड द पर्सोनल, एक बार अगर किसी इंप्लॉय को आप सिलेक्ट कर लेते हैं इंटरव्यू के टाइम में, शुड बी केप्ट एट देयर पोजीशन फॉर मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। तो उनको आप एक फिक्स्ड समय के लिए उस जॉब पोजीशन पर रहने दें, ठीक है। मतलब कि टेन्योर का फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज रखा 2 दिन तक काम उनका ठीक नहीं लगा निकाल दिया, ये इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी बना के रखिएगा। उनको भी टाइम अगर आप देते हैं, एम्प्लॉयज को टाइम लगता है तभी रिजल्ट आता है ना। 2 दिन में कोई थोड़ी ना सीख लेता है। आप भी एग्जाम करो, 12th क्लास का भी बोर्ड पास करो, उसके लिए 1 साल लग रहा है ना। अब 2 दिन में कोई टीचर कह दे कि अरे तुमको तो पढ़ना नहीं आता, स्कूल से निकाल दो, तो ये स्टेबिलिटी गलत है, ये इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो क्या होना चाहिए, पर्सोनल का स्टेबिलिटी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में। उनको स्टेबल होने के लिए समय देना चाहिए ताकि वो भी अपना परफॉर्मेंस दे सके, रिजल्ट शो कर सके। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। वर्कर्स शुड बी इनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। वर्कर्स को इस तरीके से इनकरेज किया जाना चाहिए ताकि अगर कोई भी काम किसी से पूछा जाए तो वो इनिशिएटिव लेके खुद ही काम करने के लिए रेडी रहे। जैसे कहा जाएगा कि आज के प्रोजेक्ट के बारे में कौन बताना चाहेगा, ठीक है। सपोज मैनेजर ये बोले, बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे हो, तो एम्प्लॉयर्स के अंदर, वर्कर्स के अंदर ये ऐसा इंकरेजमेंट मैनेजर्स को करना चाहिए कि वो खुद ही बोले कि सर हम समझाएंगे, सर ये काम हम स्टार्ट करेंगे, ये मैं करूंगा। तो ये क्यों, अगर मैनेजर एम्प्लॉयज को अच्छे से इंकरेज करे, मोटिवेट करे, तो एम्प्लॉयर्स के अंदर क्या आता है, एम्प्लॉयज के अंदर इनिशिएटिव जागता है, वो काम करने की खुद से पहला मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट शुड प्रोमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिट। मतलब मैनेजमेंट को यहाँ पे क्या करना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल काम नहीं होता है, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, हार्मनी, मतलब शांति होनी चाहिए। अगर आप शांति से और मिलके, शांत होके और मिलकर काम करते हैं तो टीम वर्क प्रमोट होगा, ठीक है, काम अच्छे से होगा। लेकिन अगर आप अकेले खुद का ही कुछ कर रहे हैं और वो भी बहुत सारी लड़ाई, बैटल्स, फाइट करके आर्गुमेंट करते, उससे काम नहीं होगा और ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा माहौल। तो क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को क्या प्रमोट करना चाहिए, टीम स्पिरिट प्रमोट करना चाहिए, मतलब सब मिलके काम करें। और क्या प्रमोट करना चाहिए कि सब शांति से काम करें। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क और हार्मनी आ जाता है, पीस आ जाता है, तो वहां पे काम का माहौल बहुत बेटर क्रिएट होता है। वहां पे प्रॉब्लम्स के चांसेस, आर्ग्यूमेंट के, कॉन्फ्लिक्ट के, डिस्प्यूट के, इन सब के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। क्लियर, ये थे हमारे फेयोल के प्रिंसिपल्स। एक बार सबको हम एक एक करके रिकॉल जल्दी से कर लेते हैं और आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है।
ये रहा फ्योल का पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना, इससे क्या होगी, स्पेशलाइजेशन होगी। दूसरा हमारे पास है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अथॉरिटी देते हैं, अगर ऑर्डर देते हैं तो वर्कर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, काम पूरा डिसिप्लिन तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ कमांड, हर एक काम के लिए अलग अलग बॉस नहीं होने चाहिए, इंप्लॉयज के लिए एक बॉस होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी कंफ्यूज ना हो, काम को अच्छे से कर सके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, सबका कोई भी जॉब रोल हो लेकिन सबका मोटिव तो एक ही है, एक ही डायरेक्शन की तरफ जाना, वो क्या है, अचीव करना, क्या अचीव करना, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्सन है और कितने सारे इंप्लॉयज है, तो एक बॉस होना चाहिए, बाकी क्या होने चाहिए, उसके इंप्लॉयज होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबऑर्डिनेशन, इट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एट जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग अलग होता है लेकिन सबका काम क्या करना होता है, जनरल इंटरेस्ट बनाना होता है। एक मिलकर करते हो तो काम होगा, अगर इंडिविजुअली सोचते हो तो ना आपका फायदा है ना कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को बिल्कुल फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, वेजेस उनको बिल्कुल फेयर मिलने चाहिए, तो क्योंकि अगर सही वेजेस उनको उनके काम के हिसाब से डिजर्विंग मिलेगा तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप जो है वर्कर्स और मैनेजमेंट का वो बहुत ही स्मूथली रन करेगा, दोनों में कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी और काम बहुत ही लोग एफिशिएंटली से करेंगे। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज को डिजर्विंग सैलरी देते हो ना तो इससे वो भी खुशी खुशी काम करते हैं और अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इससे क्लियर समझ लो, अगर मेरे पास सारी ड्यूटी है मेरे हाथ में तो सेंट्रलाइजेशन है, अगर मैं वो ड्यूटीज को बांट देती हूँ तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा बड़ी कंपनीज में होता है, छोटी कंपनीज में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब टॉप से लेके बॉटम तक एक चेन है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, लेवल बाय लेवल आप बात कर सकते हैं, लेवल बाय लेवल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर, कोई भी चीज एक ऑर्डर में अगर होती है, कोई चीज, कोई रिसोर्स, कोई मटेरियल या पीपल, तभी चीजें अच्छी चल सकेंगी। अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले पर्सन को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए तो काम वहां पे बिगड़ जाएगा, तो इसलिए जहां पे वो डिजर्व करता है, जहां की वो एलिजिबल है, वो वहीं पर काम करेगा तो ही काम अच्छे से सही होगा, ठीक है। ऑर्डर में अगर यहाँ पे सारा प्रोडक्शन का सामान है, रॉ मटेरियल है, यहाँ सेमी फिनिश्ड है या फिनिश्ड है, रॉ मटेरियल वाली जगह हमें पता है तो आप जाके वहां से रॉ मटेरियल लोगे, अगर वहां पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रख दिए जाएं तो क्या है, ऑर्डर जो है वो बिगड़ रहा है, मतलब सही जगह पे सही चीजें हो, बात खत्म। नेक्स्ट है इक्विटी, मतलब कि वर्कर जो मैनेजर्स है उनके अंदर ये गुड सेंस और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सबको वो अच्छे से ट्रीट करे, इक्वल ट्रीट करे। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज को भी लगता है कि वर्क जो हमारे मैनेजर है वो बहुत ही काइंड है, हमारे लिए क्या है, जस्टिस लेके रखते हैं, सबको इक्वल बिहेव सबके साथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन में देख के अगर हमें लगा कि काम अच्छा नहीं कर रहा है वो, तो इससे हम क्या सोचते हैं कि उसमें स्टेबिलिटी, आप उसको निकाल देते हो तो वो क्या स्टेबिलिटी नहीं शो कर रहा है, वहां पे इनस्टेबल है, तो अगर वही आप उसको समय देते हो, काम करने देते हो, तो क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी शो होती है, वो भी परफॉर्मेंस अपना दिखाता है, रिजल्ट दिखता है। इनिशिएटिव का यहाँ पर है कि अगर मैनेजर इंकरेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि आप ऐसे नहीं अच्छे से काम करोगे तो और सैलरी बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, रेम्यूनरेशन होगा, किसी भी तरीके से जब उनको मोटिवेट करते हैं ना तो एम्प्लॉयज को भी अंदर से इनिशिएटिव जागता है कि हम ये काम खुद करेंगे, पहला स्टेप, पहला कदम वो खुद उठाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है स्पिरिट द कॉर्प्स, इसका मतलब यह है कि अगर टीम वर्क करते हो और यूनिटी, मिलकर अगर आप काम करते हैं ना, टीम वर्क भी कर रहे हैं और शांति से काम कर रहे हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाता है ना अगर, तो काम जो है बहुत अच्छा होता है और उसी को बोलते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स। क्लियर हो गया। इसी के साथ बच्चों आपका जो चैप्टर 2 है बिजनेस स्टडीज का और पार्ट 3 जो था उसका, वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे अपना। इसी के साथ आपका आज का चैप्टर जो यहाँ पे खत्म होता है। दिस लेक्चर एंड्स हियर। फॉर थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे and keep learning, keep revising and all the very best for your preparation. Okay, thank you students.